देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1, टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जांपल्स व्हिच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेस एंड टीचर्स एंड मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट एज दिस लीड्स टू। यानी अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए खुद को। इससे क्या चिन्हित होता है, यानी टीचर्स को सिर्फ ऐसे एग्जांपल्स तक ही खुद को सीमित नहीं करना चाहिए जहां वो महिलाओं को, विमेन को क्या दिखा रहे हैं, नर्सेज के रूप में, कि महिलाएं जो है वो नर्सेज का काम कर रही हैं, टीचर्स का काम कर रही हैं, और जो मैन है उनको डॉक्टर्स, पायलट या इस तरह के एडवेंचरस रूप में दिखाया गया है। तो हमें क्या नहीं करना, एज टीचर्स खुद को एग्जाम्पल्स तक सीमित नहीं करना, या सिर्फ वो एग्जाम्पल्स नहीं देने जहां पर वुमेन को नर्सेज, टीचर्स या ट्रेडिशनल रोल में दिखाया हो और जो मैन है उनको बहुत ही एडवेंचरस रोल में दिखाया गया हो। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका सिंपल रीजन है कि भाई इससे क्या होगा, स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा। एम्पावरमेंट तो इससे देखो हो नहीं रहा है, इसमें तो आपने रोल्स में बांध दिया, जबकि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक रचना है जो समाज ने बनाई है। ऐसा नहीं ना कि कोई काम सिर्फ महिलाएं करेंगी या सिर्फ पुरुष ही करेंगे, अनटिल अनलेस ये एक बायोलॉजिकल ड्यूटी ना हो, जैसे बच्चे पैदा करना, वो सेक्सुअल एस्पेक्ट हुआ, ना कि जेंडर का एस्पेक्ट है वो। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात सही है, बी ऑप्शन। लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है, लिंग रूढ़िबद्धता प्रमोट होगी इससे यदि टीचर्स खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल्स देते हैं जिसमें महिलाएं नर्सेज हैं या टीचर्स हैं या घर में काम कर रही हैं, है ना, और मैन को हम दिखाते हैं डॉक्टर्स, पायलट, स्पोर्ट्स पर्सन, इस रूप में। दैट मीन्स हम रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, है ना, नॉन स्टीरियोटाइपिंग की बात नहीं कर रहे, चैलेंज नहीं कर रहे स्टीरियोटाइपिंग को, जबकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने में। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि हम जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसको ठीक बना पाए। जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो रूढ़िबद्ध लचीलापन, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे लिखा होता कि मैन को हम नर्सेज या टीचर्स के रूप में दिखा रहे हैं और वुमेन को हम यहाँ डॉक्टर या पायलट के रूप में दिखा रहे हैं, तब हम कह सकते थे कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स थे या फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक, जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि जेंडर जो है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स बच्चे को ये समझ में आ जाता है एक टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 3 से 6 वर्ष के बीच में, कि जो जेंडर है वो वैसे नहीं बदला जा सकता, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन तो गलत वर्ड होगा, जो सेक्स है उनका वो चेंज नहीं कर सकते जैसे वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। यानी कांस्टेंट चीज है, जो जेंडर है वो एक कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये बात आपके एग्जाम में बी और डी दोनों को सही माना गया, बट डी इसका सही उत्तर है नहीं, तो बी ही हम लगाएंगे और बी को कंसिडर किया भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। जेंडर कॉन्स्टेंसी को इन्होंने दूसरे ही कॉन्टेक्स्ट में ले गए, उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सही हो सकता है, बट बी इज द एक्यूरेट आंसर। तो जितने भी लोग बी दे रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िएगा एक बार, कुछ सेकंड लीजिए। हावर्ड गार्डनर के बारे में पूछा है, लिखा है कि हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, शी इज सेड टू हैव। यानी यदि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कौशल है, स्किल है, किसको समझने की, अंडरस्टैंडिंग दी मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, दूसरों का क्या मोटिव है, उनकी क्या फीलिंग है, कैसा वो फील कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, इस चीज को समझने में जो लोग अच्छे होंगे उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट से याद रखिएगा, इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों को, यानी अदर्स को समझने में। इंट्रा लिखा होता अगर, जो कि यहां लिखा हुआ, इंट्रा का मतलब है सेल्फ। अगर खुद की फीलिंग्स, खुद के मोटिव्स, खुद के बिहेवियर को समझने में अच्छा है, दैट मीन्स इंट्रा पर्सनल है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता कह लीजिए इसको आप, है ना, अंतर व्यक्तिक कह लीजिए। लेकिन अगर हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अंतः व्यक्तिक की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दूसरों के मोटिव्स, दूसरों के फीलिंग्स और दूसरों के व्यवहार को समझने में। काउंसलर्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इंटरपर्सनल इज द राइट वर्ड या राइट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल जी नहीं, सोशल इंटेलिजेंस जी नहीं, ये बनते ही नहीं है, इनको हम काउंट नहीं करते हैं गार्डनर में। एक्सपीरियंशियल का तो आते हैं, एग्जिस्टेंशियल उन्होंने बाद में ऐड की थी, बट वो भी एनसीईआरटीज में भी ऐड नहीं हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पढ़िएगा, स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्या है? स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट गिवन है आपके सामने,
क्या है, एक स्टेटमेंट गिवन है और दूसरा रीजन गिवन है, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट है अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन अ प्राइमरी क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, चार्ट्स लगे हुए हैं, दीवारों पे कुछ कुछ बना हुआ है, तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, यानी चारों तरफ लैंग्वेज को लेकर के भरपूर मात्रा में प्रिंट अवेलेबल है, चाहे वो चार्ट्स की फॉर्म में हो, लैंग्वेज गेम्स की फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा, क्योंकि चारों तरफ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, ठीक है, मुद्रित समृद्ध परिवेश है। इसका रीजन क्या दिया है, इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, है ना। अब ये वो वाली बात है ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछा कि ये क्या था, वो क्या था, मतलब बात कहीं और चल रही है, ये ऑप्शन में आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो रीजन इसका ये बनता ही नहीं है कि इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। हाँ, बात तो सही है, लेकिन क्या ये इस ए का सही रीजन है? ए के बारे में तो ये बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा, बात हो रही थी लैंग्वेज की, इन्होंने बात कर दी इमोशंस की। यहाँ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से इमोशंस का क्या संबंध तरह से, है ना। सिर्फ बी यानी सिर्फ 26% लोग सही आंसर दे रहे हैं इसमें, देख रहे हो आप अपनी हालत है। देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और बी या ए और आर, यानी असर्शन जो स्टेटमेंट है और जो रीजन है, इसका जो तर्क है, दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं करता ए की। दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये सही है कि इमोशंस लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए की बात करें, ये कह रहे हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लासरूम में प्रिंट भर भर के होना चाहिए ताकि लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसका रीजन इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहां से आ गया, रीजन सही नहीं है ये। इंडिपेंडेंटली ये बात भी सही है और ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ही नहीं ए की, समझ पा रहे हो ना। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ठीक है। मतलब आप किसी बारे में बात करें किसी से और आप भी सही बात कह रहे हैं, सामने वाला भी सही बात कह रहा है, बट जो बात आप कह रहे थे उसका उत्तर ही नहीं है वो, तो कोई सेंस नहीं बना ना। तो वही बात है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी रीजन भी, बट ये जो रीजन है ये ए के लिए सही नहीं है ना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए बी राइट आंसर होगा ना कि ए। दोनों फॉल्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है ए सही है बी गलत है, दोनों सही है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। अगेन एक लेंथी क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा इसको, 5 सेकंड ले लीजिए, आराम से पढ़िए। हरजोत गेट्स वेरी अपसेट व्हेन शी डज नॉट रिसीव अ स्टार। हरजोत एक बच्ची है और वो हो जाती है क्या, अपसेट, बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, नाराज हो जाती है, परेशान हो जाती है यदि उसको स्टार नहीं मिलता अपने असाइनमेंट पे। वो बच्चों को स्टार मिलते हैं ना भाई, 3 स्टार 4 स्टार इस तरह से स्टार मिलते हैं अच्छे काम के लिए, तो अगर टीचर इसको स्टार ना दे असाइनमेंट पे तो बच्ची हो जाती है परेशान, बहुत ही दुखी, ठीक है। शी गेट्स डिफेंसिव एट एनी क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन हर वर्क। जैसे ही उसको क्रिटिकल रिमार्क मिलता है, यानी जैसे ही उसकी आलोचना की जाती, कोई भी टिप्पणी दी जाती है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो वो हो जाती है बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, मैं तो सही ही हूं, है ना। तो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस। तो फीडबैक का कौन सा तरीका ऐसे बच्चे के लिए ठीक होगा जो जल्दी से डिफेंसिव हो जाता है या जो फीडबैक ले नहीं पाता है, उसके लिए फीडबैक का तरीका कौन सा सही होगा, क्योंकि फीडबैक तो सबको देना है आपको एज अ टीचर। तो आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन कहता है गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क, यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप उसको दें और उसको कहें कि रिवाइज करे अपने काम को, बात तो सही है। मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट। कितने दुख की बात है, बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं आप लोग, बी ऑप्शन कैसे सही हो सकता है। मतलब अगर बच्चे को आदत हो गई है स्टार की तो आप उसको स्टार देंगे और उसको कभी गलती बताएंगे ही नहीं, है ना, वो खुश रहे, बस ये आपका उद्देश्य है। कम से कम बात तो देखो लॉजिकल हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे की भलाई इसमें थोड़ी, अगर उसको स्टार पसंद है तो सिर्फ स्टार दे दो, फिर तो जिद करके कुछ भी हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम बात करें मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू मेक हर अपसेट, ये बात कतई गलत होगी। यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिल जाए जिससे वो परेशान ना हो, तो ये तो मनमानी हो गई और ये सही भी नहीं है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, जब सही काम किया जाए तभी तो देंगे, रिवॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क, रचनात्मक प्रतिपुष्टि दो कि अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसको हल्का सा ऐसे कर लो, कुछ एक्टिविटी दे दो उसको जिससे वो चीज अपने आप सुधर जाए। फिर भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो। सी ऑप्शन कहता है मेकिंग श्योर दैट शी डज नॉट गेट अ स्टार और एनी अदर रिवॉर्ड ऑन एनी असाइनमेंट। अब ये थोड़ी कि बच्चों को अब आप पनिशमेंट दे देंगे कि स्टार नहीं तो पनिशमेंट दे दो कि उसको कभी स्टार मिलेगा ही नहीं। फिर आता है डी ऑप्शन नॉट गिविंग हर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, कि उसको किसी भी तरह का फीडबैक मत दो। ये भी अगेन फिर इससे लर्निंग नहीं हो पाएगी ना। आपको ये भी तो देखना है ना कि बच्चा भी सीखे, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग भी सीखे और बच्चे की भलाई भी हो। ऐसा नहीं है ना कि हम उसकी मनमर्जी के चक्कर में सीखना ही बंद कर दें, उसका सिखाना ही छोड़ दें उसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे, मतलब क्रिएटिवली देंगे, हम एक्टिवली देंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट हो और उसका अपने आप रिवाइज भी कर ले वो अपने काम को, खुद ही सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि खुद ही जांच ले कि इसमें गलतियां क्या हैं। इस तरह की एक्टिविटीज आप अराउंड करा सकते हैं, एक्सरसाइज दे सकते हैं कोई ऐसी, तो इससे उसकी टिप्पणी भी नहीं मिलेगी और उसका लर्निंग भी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें। याद रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन था बट आप लोग फंस गए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं। पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, बताइएगा एक बार। क्लियर नहीं दिख रहा है, अर्चना कह रही हैं। अर्चना बिल्कुल क्लियर है, यहां से आप 1080p पे भी देख सकते हैं। HD क्वालिटी अगर आप लगाते हैं अपने सेटिंग्स में जाकर के और क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्लियर ना दिखे। फोन को लिटा लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 56% या 64% लोग डी कह रहे हैं। चलिए समझेंगे। पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो होता क्या है बेसिकली? पोर्टफोलियो एक तरह से कच्चा चिट्ठा है आपके सभी कर्मों का, मतलब जो भी आपका मतलब है यहाँ पे बच्चा है, जो एक फाइल है एक तरह की जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। जो भी उसकी अच्छी चीजें हैं, जो भी उसने सीखा है, जहां पे भी उसने खुद को अगर मान लीजिए सही करेक्ट करने की जरूरत पड़ी है, वॉट एवर इट इज, अचीवमेंट्स होंगी उसकी सारी। ये पोर्टफोलियो वैसा ही है, जैसे वो नहीं होते मॉडल्स, लोग पोर्टफोलियो बनवाते हैं, सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाते हैं, तो पोर्टफोलियो वैसा ही। आपका सारा कच्चा चिट्ठा इसमें होगा, आपकी सारी अचीवमेंट्स इसमें होंगी, आपका सारा वर्क इसके अंदर रिकॉर्डेड होगा और ये ट्रांसफर होता रहता है एक क्लास से दूसरे क्लास। चलिए समझते हैं। अगर पोर्टफोलियो की बात करें और इससे बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, उसको कहाँ और बेहतर सिखाएं, कैसे सीखता है, किन चीजों में अच्छा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियोज कलेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंटल चेंजेस। यानी जो पोर्टफोलियोज हैं वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ओवर टाइम। ये मैंने जैसा कि कहा ट्रांसफरेबल होता है, चलता रहता है एक क्लास से दूसरी क्लास। रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंटल चेंजेस, हाँ जो भी चेंजेस बच्चे में आ रहे हैं और वर्क का कलेक्शन होगा, ये बात तो सही है। मतलब ये तो पोर्टफोलियो की विशेषता हुई और हमें चाहिए जो विशेषता ना हो। फिर आता है बी ऑप्शन, पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिजाइन कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बात है कि पोर्टफोलियो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं डिजाइन करने में, नई चीजें कलेक्ट करने में, डेटा जो है उसके बारे में और इवैल्यूएट करने में। सारी बातें सही हैं। फिर आता है सी ऑप्शन, पोर्टफोलियोज प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन द असेसमेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग प्रोग्रेस। यानी पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं के ही अधिगम के प्रति आकलन में संलग्न होने में मदद करते हैं। यानी वो अपना ही आकलन कर पाएगा। अगर वो अपने ही बारे में फाइल देख ले कि मैंने इस महीने ये किया था, इसमें ये किया था, आप पहले से इंप्रूव हुआ हूं या पहले से मैं इंप्रूव नहीं हुआ हूं, ये सब वो सेल्फ असेस भी कर पाएगा खुद को। डी ऑप्शन है, पोर्टफोलियोज कॉम्प्राइज ऑफ डिस्कनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेस एंड हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। यानी कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। यानी पोर्टफोलियो एक तरह से आपको लेबल करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें डिस्कनेक्टेड टेस्ट्स हैं। यानी वो टेस्ट एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो रहे कि प्रीवियस नॉलेज क्या थी, अभी क्या है, या आगे कैसे इसको बेहतर कराया जा सकता है। तो एक टेस्ट और क्विज का एक सामग्री नहीं है, ये अपने आप में लर्निंग की एक सामग्री है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है कि असेस कर दिया, अच्छा इतने % अच्छा बच्चा है, इतने % खराब है, लेवल करने की सामग्री ये नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है, इसलिए गलत ही सही है। बाकी तीनों चीजें पोर्टफोलियो की विशेषताएं थी। ये आप पोर्टफोलियो के बारे में आपको जानने को मिला होगा, ये चीज है जो पोर्टफोलियो के बारे में गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर रहे हैं, जुलाई में सीटेट होगा। हेमावती कह रहे हैं वीडियो को लाइक करो। हाँ लाइक शेयर करो यार, भूल जाते हो, मैं भी भूल जाती हूँ। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, टू अकॉम्प्लिश द गोल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम द टीचर शुड, यानी सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी एक नॉर्मल क्लासरूम है, रेगुलर क्लासरूम है, जहां हर तरह के बच्चे इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। और आप चाहते हैं अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है जिसको देखने में, सुनने में या अटेंशन स्पैन में दिक्कत है, तो उसको भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो कौन से तरीके सही होंगे। 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहला है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट एंड नीड्स, यानी बालक के जो विशेष मजबूत पक्ष हैं, जिनमें वो अच्छा है, जो स्ट्रेंथ्स हैं उसकी, किन चीजों में वो रुचि रखता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ये सब तो पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से इंक्लूड कर पाएंगे बच्चे को। फिर आता है बी ऑप्शन, डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटा ही देंगे, मतलब सबको रोबोट मान लेंगे, सबको एक जैसा मान लेंगे, ये तो गड़बड़ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसरिगार्ड नहीं, रिगार्ड किया जाता है ना, ये डिस्क बोल दिया, गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, अडॉप्ट असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, यानी आप अलग अलग आकलन के तरीके अपनाएंगे ताकि लर्निंग बेहतर हो सके, आपको फीडबैक मिल सके। फिर आते हैं डी ऑप्शन पर, प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, IEP अच्छा होता है बच्चे की लर्निंग के लिए कि इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आप एक एजुकेशन प्लान या लेसन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है बात, तो देखते हैं। फर्स्ट यहां सही है, थर्ड यहां सही है, फोर्थ यहां सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सेकंड सही नहीं था कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसरिगार्ड ही कर दें, तो इसलिए सेकंड तो सही था ही नहीं। दूसरा सिर्फ ये दोनों ही सही नहीं है, बाकी भी सही है, तो आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है सेंसिटिविटी टू लाइट साउंड, लाइट के प्रति, यानी कोई लाइट अगर ऑन है या कलर अलग है तो बच्चे का ध्यान जाता है, कोई अलग सी साउंड होती है तो उसका ध्यान जाता है, टच अगर उसको कर रहे हैं तो, एंड या वो किसी चीज को टच करे तो, एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी जो सेंसेस हैं उनके प्रति वो काफी सक्रिय है। इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ठीक से बात नहीं कर पाता, कम्युनिकेट ठीक से अपनी बात को नहीं कर पाता। ओवर डिपेंडेंसी ऑन रूटीन्स, जो रूटीन है अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या उसकी सराउंडिंग में थोड़ा बहुत चेंज होता है, मान लीजिए ये सामान यहाँ रखा हुआ है उसको उठा के कहीं और रख दिया, तो वो हो जाएगा परेशान। ठीक है, आई कॉन्टेक्ट क्या करेगा, अवॉइड करेगा। आई कॉन्टेक्ट क्या करेगा, अवॉइड करेगा, और मतलब आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात नहीं करेगा शाहरुख खान की तरह। तो क्या होगा, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक किसका है, मतलब ये जो मुख्य विशेषता है ये किस एक प्रॉब्लम की फीचर्स हैं, या मैं कहूं किस एक प्रॉब्लम के साइंस हैं, है ना, सिम्टम्स हैं एक तरह से ये। बताइएगा एक बार। सही उत्तर दे रहे हैं आप। देखो हियरिंग इंपेयरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ ऐसा नहीं बताया गया कि बच्चे को सुनने में कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है इसलिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ठीक, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट नजर नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID, ऐसा भी नहीं है कि IQ इसका कमजोर है, ऐसी भी बात नहीं हुई कि कुछ समझ नहीं आता हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ASD। स्वालीनता स्पेक्ट्रम ASD, इसमें क्या होता है, बच्चा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करता है। स्टीरियोटिपिकल मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर, सेम चीज रिपीट होगी, बार बार सेम बात बोलेगा, और आई कांटेक्ट नहीं करेगा, जैसे वो याद कर लीजिए एग्जैक्टली उसमें कौन सा डिसऑर्डर है वो तो याद करना पड़ेगा। माय नेम इज खान में तो वो शाहरुख खान है, वो देख के बात नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ऑटिज्म में क्या होता है, आई कांटेक्ट नहीं करता बच्चा, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, सेम चीज बार बार रिपीट करता है, थोड़ा सा भी साउंड या अचानक से कहीं टच या फिर लाइट ऑन होती है या कुछ भी इस तरह की चेंजेस होंगे उसकी सराउंडिंग में तो वो डिस्टर्ब फील करेगा। तो ये ऑटिज्म के लक्षण हैं। ठीक है जी। विजुअल इंपेयरमेंट नहीं, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि देखने में समस्या है कोई बच्चे को। ठीक है जी, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन अ क्लासरूम। वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों को
सम्मिलित करने का या इंक्लूड करने का क्लास में कौन सा एक तरीका सही नहीं होगा, नॉट पूछा है। पार्टिसिपेशन, देखो अगर पार्टिसिपेशन और डिस्कशन की अपॉर्चुनिटी यानी कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा तो ये तो अच्छा तरीका है, नॉट थोड़ी है। ये तो वंचित समूह वर्ग को, जो भी चाहे वो आर्थिक रूप से वंचित हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, यानी पिछड़े वर्ग से हो या कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो उनको साइडलाइन किया गया है समाज से या आर्थिक रूप से पीछे है किसी भी वजह से, तो इनको पार्टिसिपेट करने को कहेंगे तो क्या दिक्कत है, इससे तो आप इंक्लूड कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटी में, सभी गतिविधियों में बच्चों को भी, ऐसे बच्चों को भी सहभागिता सुनिश्चित कराना, ये भी अच्छी बात है। बात है कि कौन सी एक बात सही नहीं है इस बारे में। फिर है सी ऑप्शन, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ये भी आप उपस्थिति और ठहराव के कितने बच्चे, ऐसा तो नहीं है ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो इसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वैसा तो नहीं है, अटेंडेंस वगैरह भी चेक करेंगे, ये बात भी सही है। सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, आप सही वर्ड पकड़ गए। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है क्लास में पढ़ाने का कि आप 4 बच्चों को अलग थलग कर दें, किसी भी आधार पे आपको इंक्लूड करना है, सेग्रीगेट नहीं करना। कि सीटिंग अरेंजमेंट, उनको जो 4 बच्चे आपको लगता है गरीब परिवार से आते हैं या वंचित समूह से आते हैं, समाज में उनको लोग पसंद नहीं करते, तो उन 4 को अलग बिठा दिया, बाकी बच्चे अलग बैठे हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होगा। तो 80% जो है आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, डी ऑप्शन। अब देखिए ये है एक क्वेश्चन, देख के चक्कर तो नहीं आएंगे ना, देखो एक बार आंसर करने का प्रयास करना, हल्का सा जूम करती हूं, देखना एक बार, पढ़ो इसको, जवाब दो खुद से, फिर हम डिस्कस करेंगे। पढ़िए, देखो एक तरफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता दी हुई है, दूसरी तरफ वर्णन किया हुआ है, उसके बारे में बात बताई गई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो ये डिसेबिलिटी इस डिस्क्रिप्शन से मैच होती है कि नहीं, और कौन सी डिसेबिलिटी किस डिस्क्रिप्शन से मैच होती है, यानी किस डिसेबिलिटी के बारे में किस बॉक्स में किस नंबर पे सही लिखा है, ये मैच करना है। ये बहुत फेवरेट तरीका है, पहले से ही केवीएस से लेके D+B से लेके हर जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, आजकल सीटेट में भी पूछे जाने लग गए हैं। ये मैच करना वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। आप लोग कह रहे हैं डिस्फेजिया, डिस्फेजिया आपको सिंपल पता है कि जहां पे कॉम्प्रीहेंशन में या बोलने में, कम्युनिकेट करने में या समझने में, तो कहां है डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट टास्क, नहीं ये तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर, यस डिस्फेजिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर है जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की अफेक्ट होती हैं और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज यानी समझने की क्षमता में, भाषा को समझने की और संप्रेषण में दिक्कत होती है। तो फर्स्ट का हो गया 4, फर्स्ट का 4 किस किस ऑप्शन में है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बी होगा या तो डी होगा, अपने आप ही हट गए बाकी के 2 ऑप्शन। यही तरीका होता है सही इसको सॉल्व करने का, पहले ऑप्शन से मैच किया और देखा ये कौन से ऑप्शन में, भाई फर्स्ट का 4th होना चाहिए, तो ये दोनों तो ए और सी तो अपने आप हट गए, सिर्फ बी और डी बचे। अब नेक्स्ट और मैच कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया अभी हम पढ़ रहे थे कि मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स और काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है। मैंने आपको बताया डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, जब आपको मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो, टाई लगाने में, लेसेस बांधने में, पेन पकड़ के लिखने में, तो मोटर स्किल्स यानी आपकी गति समन्वयन में दिक्कत है। तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट सिर्फ यहीं पे है, सिंपल आंसर हो गया। यहाँ पे 3rd है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर भी मैच कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन संबंधी दिक्कत, कैलकुलेशन आपके आंखों के सामने है ना, सी का 3rd ही होगा, ये बात भी सही है। और डी में डिस्ग्राफिया, ये राइटिंग संबंधी डिसऑर्डर है, तो राइटिंग आपका ये रहा 2nd, तो ये हो गया 2nd, ठीक है भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही उत्तर दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पढ़िएगा इसको, हल्का सा एफर्ट डाल के पढ़िए, ले लीजिए कुछ सेकंड का समय। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में या ज्यादा लेंदी लग रहे हैं? हाँ, मेघा राठी बहुत रेनबोज बना के भेज रही हैं आप, हैं कहाँ से लाते हो ये रेनबोज? हाउ कैन अ टीचर फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, यानी जो अध्यापक है अध्यापिका है वो रचनात्मक चिंतन को कैसे पोषित कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ नया सोचना, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ नया सोचना, ठीक है जी, कुछ नया सोचना। तो हम कह सकते हैं बाय कीपिंग कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर्स, यानी बच्चों पे निगाह रखना कांस्टेंट। तो ये तो क्रिएटिविटी का कंट्रोल थोड़ा ना होता है, क्रिएटिविटी से मतलब कंट्रोल रखोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, अब इससे क्या होगा, जो परफेक्ट नहीं कर पा रहा वो भी दिक्कत में। बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज, क्रिएटिविटी में आपको जरूर ज्यादातर ऑप्शंस में मिल जाएगा डिफरेंट वेज, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी सोच, डिफरेंट सॉल्यूशंस किसी प्रॉब्लम के।
अब आते हैं डी ऑप्शन पे, बाय सेलेक्टिंग वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटीज। ये कोई सेंस नहीं बनता कि सिर्फ मुश्किल एक्टिविटीज आप दे दें, तो सी ऑप्शन ही सही है आप लोग। इट शुड अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी क्या सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये अच्छा क्वेश्चन है, समस्या समाधान का क्रम क्या हो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्या और बाद में क्या। अगर हम बात करते हैं तो आप लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं ये ऑप्शन, जो कि सही भी है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड देन डेटा कलेक्शन। यानी समस्या की आप सबसे पहले पहचान करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व तो तब करेंगे ना जब पता हो कि प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफाई तो करें आप प्रॉब्लम क्या है। फिर आती है परिकल्पना, यानी आप हाइपोथेसाइज करेंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या क्या हो सकते हैं, या पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। फिर जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है कि ये सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं, उनको टेस्ट करेंगे एक एक करके, और फिर डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या हुआ और क्या किस एक हाइपोथेसिस से क्या रिजल्ट निकला। बात तो सही है। फिर भी आते हैं, पहले डेटा कलेक्शन नहीं हो सकता, पहले तो आइडेंटिफाई करोगे या प्रॉब्लम को समझोगे, डिफाइन करोगे। फिर आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग द प्रॉब्लम, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ये बात भी सही है। फिर भी आते हैं डी ऑप्शन पे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें। एनालाइज तो तब करेंगे ना, पहले या तो डिफाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस तो बाद में आएगा प्रॉब्लम का। तो यहाँ जो आपकी आंसर की भी कहती है, सी और ए दोनों सही हैं। और अगर आपने देखा होगा, अगर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में भी रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैंने 2 स्टेप बताए, 2 अलग अलग टाइम पे, है ना। तो क्योंकि अलग अलग लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग अलग स्टेप्स बताएंगे, तो एक जो आपके स्टेप्स हैं उसमें कहा जाता है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, ठीक, फिर आप हाइपोथेसाइज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे। दूसरी अप्रोच में कहा जाता है कि पहले आप प्रॉब्लम को करें डिफाइन। ये डिफाइनिंग का भी मतलब यहाँ पे यही है कि जिससे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ठीक से कर पाए। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे ढंग से कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, फिर आप एनालाइज करेंगे, फिर आप हाइपोथेसाइज करेंगे, फिर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों ही सही हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पे मार्क किए थे। ये आपके ऑफिशियल आंसर की भी कहती है और ये वैसे भी सही है, ठीक। बट ज्यादातर लोगों ने ए ही लगाया होगा और सही भी है, क्योंकि आपको अगर लग गया कि सही है उत्तर, तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हो पेपर में, दोनों आंसर सही हैं, तो कंफ्यूजन का नेक्स्ट लेवल कहते हैं इसे। क्योंकि पेडागोजी में ऐसा बहुत ही पॉसिबल है कि एक से ज्यादा आंसर्स हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। A teacher who believes that all students in her class are capable of improving their performance by studying more attributes the children's success to their। यानी एक टीचर है जो विश्वास करती है, मानती है कि सभी बच्चे जो हैं उसकी क्लास में वो कैपेबल हैं खुद को इम्प्रूव करने में और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, मतलब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं अगर वो मेहनत करें और वो सीख सकते हैं। तो ये जो शिक्षिका हैं ये किस चीज को महत्वपूर्ण मानती हैं, श्रेय किस चीज को दे रही हैं सफलता में? वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। यानी अगर वो पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा, एफर्ट करेगा, तो उसका प्रदर्शन, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो मार्क्स हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे, वो लर्निंग में बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दे रही है यहाँ पे जो शिक्षिका है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को या आनुवंशिक रचना को? सिंपल है, एफर्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि भाई मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे तो इंप्रूव हो जाएगी लर्निंग। योग्यता फिक्स्ड थोड़ी होती है, एबिलिटी कुछ फिक्स्ड चीज थोड़ी कि वो फिक्स हो गई है। तो एफर्ट को इंपॉर्टेंस यहाँ दे रही हैं जो टीचर हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर टीचर शुड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। यानी टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएं हैं वो हाई होनी चाहिए। और ऐसा क्यों, बताइएगा एक बार। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन हाई क्यों होनी चाहिए? यानी केवल प्रतिभाशाली बच्चों से ही हाई होनी चाहिए, या सभी बच्चों से इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड क्लास, या वो किस वर्ग से आते हैं और क्या उनका लिंग है, सभी बच्चों से हाई होनी चाहिए? क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन का फर्क पड़ेगा बच्चों पे। अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप कर सकते हो ज्यादा, तभी तो वो बच्चा भी खुद पे एफर्ट करेगा ना। अगर आप कहीं हाँ जितना हो गया ठीक है, ठीक, तो वो चल नहीं पाएगा मामला, ठीक है। तो फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड क्लास, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, गरीब परिवार से हो, अमीर से हो, कोई और क्लास हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए कि वो और अच्छा करे आगे चल के, ठीक। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स से ही हाई होंगी जो अच्छे हैं पढ़ने में, या फिर सबसे होंगी, बस स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों से हाई नहीं होंगी। भाई वो अपने एबिलिटी से और आगे जाने की क्षमता रखते हैं, तो हाई तो हर किसी से होनी चाहिए, सीख तो वो भी सकते हैं। फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट एरियाज सच एज इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बॉयज एंड इन लैंग्वेजेस फ्रॉम गर्ल्स। ऐसा नहीं है ये लिंग
रूढ़िबद्धता हो जाएगी, स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी कि मैथ्स में लड़कों से और आर्ट्स में लड़कियों से या लैंग्वेज में लड़कियों से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सबसे हाई होनी चाहिए नो मैटर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। Which framework proposes that learning is active and takes place in cultural context? यानी कौन सा एक फ्रेमवर्क है जो मानता है कि जो लर्निंग है वो एक्टिव है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। यानी अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी बच्चा अगर एक्टिव होगा और सोशली ग्रुप्स में सीखेगा या समाज के साथ इंटरेक्शन में सीखेगा तो बेहतर लर्निंग होगी। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बिहेवियरिस्ट तो स्टिमुलस रिस्पांस की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंप्यूटर की तरह देखती है व्यक्ति को। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं जो मानते हैं ऐसा, बट कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में हम दो प्रकार से पढ़ रहे हैं चीजें। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें प्याजे आते हैं, है ना, जो सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, जबकि दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसमें वाइगॉस्की आएंगे। वो कहेंगे समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखेगा, तो ये वाइगॉस्की वाला ही संप्रदाय है। संरचनावाद में भी सामाजिक संरचनावाद, अगर ऑप्शन में सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होता तब हम डी के साथ जा सकते थे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पीटर कहता है आई फेल बिकॉज आई एम स्टूपिड एंड दैट मीन्स आई विल ऑलवेज फेल। पीटर एक बच्चा है जो कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मैं स्टूपिड हूं इसलिए मैं फेल होता हूं, और क्योंकि मैं स्टूपिड हूं इसलिए मैं जीवन भर फेल होता रहूंगा। अब ये क्या है? कोई स्टूपिड है, मतलब बच्चे को मान लिया, बच्चे ने लग रहा है उसको स्टूपिड है ना। अब ऐसे देखा जाए तो हर कोई थोड़ा थोड़ा स्टूपिड तो होगा ही, है ना। तो ये तो मतलब कैसी सी बात हो गई? ये ऐसी बात हो गई कि बच्चे ने मान लिया क्योंकि मैं स्टूपिड हूं इसलिए मैं फेल होता हूं, मतलब रीजन ही गलत दे दिया खुद के फेलियर का। ठीक है, तो और जो ये सोच पा रहा है कि मैं स्टूपिड हूं इसका मतलब वो स्टूपिड तो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो वो अलग अलग सॉल्यूशन सोचता। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग तो ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें स्टूपिड थोड़ी ना एक्चुअलाइज करेगा कोई। अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब अचीव किए बिना नहीं छोड़ेंगे। दशरथ मांझी वाला एग्जांपल है, डेविड मैक्लीलैंड और एटकिंसन का काम है उपलब्धि अभिप्रेरणा पे। ठीक है, आंसर होगा लर्नेड हेल्पलेसनेस। क्या है, कौन सी थियरी पढ़ ली आपने? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये कभी नहीं आता कि मैं मूर्ख हूं या खुद को क्रिटिसाइज करना, है ना। वहां पे आता है कि जो भी जिस भी हायर पोटेंशियल के लिए, एक मूर्ख भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हिसाब से कैसे सोचेगा, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, मैं हाईएस्ट लेवल पे कहां जा सकता हूं, मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं, मेरा हायर पर्पस क्या हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया। समझ पा रहे हो? फिर आप कल को ये कहने लग जाए खुद से कि यार मुझे तो पीएम बनना था, बन नहीं पाया हूं, या बना नहीं हूं अभी तक, या बनी नहीं हूं, और इसलिए तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है जीने का। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया? नहीं, आप जो कर सकते हैं वो आप बेस्ट कर पाए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये इतनी नेगेटिव बात को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर है लर्नेड हेल्पलेसनेस, सीखी गई नीच सहायता विचार की, कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं जिनमें आप फेल हो गए, आप 2 बार 3 बार 4 बार सीटेट में फेल हो गए, या और किसी टीचिंग एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम में, लाइफ में किसी भी चीज में फेल हो गए, है ना। 2-4 रिलेशनशिप्स में ही फेल हो गए, चलो ब्रेकअप हो गया, है ना, चल ही नहीं पा रहा कोई रिलेशनशिप। अब आप ये मान लें कि यार मैं तो हूं ही बेकार इसलिए नहीं चलता, या फिर मेरा तो चलेगा ही नहीं। अब उसमें आप रीजंस ढूंढ के ठीक करें तो समझ में आता है, बट ये मान लेना कि मेरा तो चलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो हूं मूर्ख, या मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो हूं मूर्ख। दैट मीन्स आपने खुद को सिखा दिया क्या? हेल्पलेस होना। समझ रहे हैं? आपने सिखा दिया खुद को हेल्पलेस होना, कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपने मान लिया कि आप किसी काम के नहीं है। ये होता है लर्नेड हेल्पलेसनेस। ये बहुत ही नेगेटिव तरीका है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बनता है, क्योंकि अगर आप इस अप्रोच से देखेंगे तो फिर आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, है ना, फिर आप हेल्पलेस महसूस करेंगे। तो डी ऑप्शन है, ये नेगेटिव चीज है लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, पढ़िएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes that डैश शुड बी एनकरेज टू प्रमोट डैश। रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करें रिकॉल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, हट गया ये तो। अगेन रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करें? ये भी हट गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करें? हाँ, ये हो सकता है कि अनुभव जनित अधिगम को, जहां पे बच्चे को एक्सपीरियंस करने को मिले। ठीक है, अर्चना कह रही है ब्रेकअप। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हाँ, लेकिन रिकॉल बेस्ड नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार डैश शुड बी एनकरेज्ड, यानी किस चीज को प्रोत्साहित करें, तो
तो अनुभव जनित अधिगम को, जहां पे बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले, और समालोचनात्मक चिंतन को, क्रिटिकली वो अलग अलग एस्पेक्ट पे सोच पाए कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, क्या सही है क्या गलत है, एनालिसिस कर पाए प्रॉपर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।